दोस्तों टारगेट स्टडी IQ के आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा पहला जो प्रश्न है वो बना है HDFC बैंक से रिलेटेड। अब HDFC बैंक से रिलेटेड पहला प्रश्न क्या बना है उसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से बना है कि 27 अक्टूबर 2020 को किसे HDFC बैंक का नया MD एंड CEO बनाया गया है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशिधर जगदीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक के इतिहास में एक बहुत बड़ा ये अपॉइंटमेंट है क्योंकि इससे पहले जो इसके MD और CEO थे वो इनसे भी ज़्यादा फेमस थे। यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछी जाएगी कि बताओ HDFC बैंक के MD एंड CEO के तौर पर हाल ही में कौन रिटायर हुआ है। ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा आदित्य पुरी। आदित्य पुरी रिटायर हुए हैं और उनके स्थान पर शशिधर जगदीशन ने इस स्थान को ग्रहण किया है। यहाँ पर ये जो आदित्य पुरी है इन्होंने इस बैंक यानी कि HDFC बैंक में लगभग 25 साल तक MD एंड CEO की पोस्ट पर रहकर इस बैंक को प्राइवेट सेक्टर के वन ऑफ द बेस्ट बैंकों में लाकर खड़ा कर दिया था। और आलम यह है कि जब ये रिटायर हुए हैं तो जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक हो चाहे वो ICICI बैंक हो, सभी ने इनको ट्राइब्यूट किया है, इनको सलाम किया है इनके इस काम को लिए। तो ये अभी 27 अक्टूबर को शशिधर जगदीशन ने अपना पद ग्रहण कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक फोटो भी देख लेते हैं। इसमें देखो लिखा है शशिधर जगदीशन एज्यूम्स चार्जेस एज HDFC बैंक CEO सक्सीडिंग आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को सक्सीड करके इन्होंने इस बैंक के नए MD एंड CEO का पद ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर शशिधर जगदीशन का फोटो और HDFC बैंक का लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझते हैं। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आदित्य पुरी का स्थान लेंगे। इसके अलावा HDFC बैंक के बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में करी गई थी। साथ ही साथ में दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप कोई बैंक का एग्ज़ाम दोगे तो आपसे पूछेगा, जैसा कि कई बार बैंकिंग के इंटरव्यू में पूछा गया है कि किसी 4 प्राइवेट बैंकों का नाम बताइए, तो आपके मन में ICICI आ जाएगा, HDFC आ जाएगा, येस बैंक आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्राइवेट बैंक में आपका एक्सिस बैंक हो गया, सिटी यूनियन बैंक हो गया, इसके अलावा कोटक महिंद्रा हो गया, ICICI बैंक हो गया। तो 3-4 बैंकों का नाम आपको याद रखना है। आप देखो कुछ बैंकों का फेमस बैंक जो कि ज़्यादातर न्यूज़ में रहा करती हैं उसके CEO का नाम देख लेते हैं। जैसे कि एक एक्सिस बैंक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, इसके CEO का नाम है अमिताभ चौधरी। उसके बाद में एक बंधन बैंक है, बंधन बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है चंद्रशेखर घोष। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक के जो MD एंड CEO हैं वो हैं KN कामाकोड़ी। ठीक है। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है श्याम श्री निवासन, इसको भी याद रखना है। उसके बाद में ICICI बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है मिस्टर संदीप बख्शी। ठीक है। इसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके जो CEO है उनका नाम है उदय कोटक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके CEO का नाम है नितिन चुग। ठीक है, ये भी न्यूज़ में रहता है, इम्पॉर्टेंट है और रिसेंट में एक एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में ये वाला तो मैंने आपको बहुत अच्छे से रटवा दिया, अभी पिछले महीने की बात है। साउथ इंडियन बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है मुरली रामकृष्णन। ठीक है। यस बैंक के CEO का नाम है प्रशांत कुमार, ये भी आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में काफ़ी रहता है। अब क्या करते हैं, कुछ जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके CEO का नाम और हेडक्वार्टर देख लेते हैं। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है इलाहाबाद बैंक, जिसको अब इंडियन बैंक में मर्ज भी कर दिया गया है, शायद मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। इसका हेडक्वार्टर वैसे तो कोलकाता है और इसके जो CEO हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन राव। इसके बाद में आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक का जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में है और इसके जो CEO हैं उनका नाम है J पैक्री सैमी। ठीक है, ये इनका नाम हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूज़ में रहता है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये वडोदरा में है और इसके CEO का नाम है संजीव चड्ढा।
बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है अतुल कुमार दास। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और श्री राजीव ऋषि इसके सीईओ का नाम है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इस वजह से हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले देखो, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे जो आज पढ़ा है उसको कल भी पढ़ें। बार बार एक चीज़ पढ़ने का ज़माना चला गया है और किसी भी स्टेट का सीएम और गवर्नर ये बहुत पहले पूछता था, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आपसे पूछता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, या फिर रामसर साइट्स यानी कि वेटलैंड साइट कौन कौन सी हैं किसी भी स्टेट में, डैम्स कौन कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश के जो रामसर साइट्स हैं जिसको हम लोग वेटलैंड्स के नाम से जानते हो, वेटलैंड्स मैंने आपको सारे करवा दिए थे। अभी जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है उत्तर प्रदेश से उसको पहले करते हैं। देखो, जिस समय लॉकडाउन लगा था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना लॉन्च करी थी स्ट्रीट वेंडरों के लिए, जो सड़क और रेहड़ी पर जो सामान बेचा करते हैं उनको सर्वाइवल के लिए एक स्कीम जारी करी थी जिसका नाम था पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यानी कि पीएम स्वनिधि योजना। अब उसी स्वनिधि योजना में कौन से राज्य ने कैसा प्रदर्शन किया है उसको लेकर बना है क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना है कि किस राज्य ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण में पहला स्थान प्राप्त किया है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में पहले स्थान पर आया है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है ये पहले पोजीशन पर आया है। किस मामले में? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के मामले में पहले स्थान पर आया है। तो इसमें आप लोग देखोगे, अगर हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो अगर हम लोग 3 स्टेट्स को देखें तो सबसे ज़्यादा लोन जो है वो इस योजना के तहत यूपी के द्वारा ही दिया गया है। उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है, इसके बाद में मध्य प्रदेश का नाम है और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। इसका डेटा भी दे रखा है कि कौन से राज्य ने कितना लोन दिया है। हालांकि वो चीज़ नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ नहीं पूछी जाती है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन से राज्य ने कैसा परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे इस योजना के बारे में। ये जो योजना है पीएम स्वनिधि योजना, इसको 1 जून सन 2020 में लॉन्च किया गया था। अभी लॉकडाउन के समय ही इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इस योजना में क्या किया जाएगा? इस योजना में जो शुरुआत इसकी करी गई थी, स्ट्रीट वेंडर्स और जो हॉकर्स होते हैं उनकी हेल्प करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का लक्ष्य क्या था? इस योजना का एक लक्ष्य बनाया गया था कि लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बिल्कुल मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे पीएम स्वनिधि योजना के तहत कितने हज़ार रुपये लोन दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसके योजना के तहत 10,000 रुपये तक का लोन देने की घोषणा यहाँ पर करी गई थी। दोस्तों, चूंकि उत्तर प्रदेश की यहाँ पर चर्चा हो रही है तो लगे हाथ क्यों ना उत्तर प्रदेश को यहीं पर पूरी तरीके से इसका जीके भी पढ़ लेते हैं, जो कि आजकल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। देखो, रिसेंट में अगर आप यूपी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मानकर चलो कि यूपी का जो करंट जो जीके है वो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और अभी जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला तो देखो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत जिले में स्थित है। एक है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर जिले में स्थित है। तो इन तीनों का नाम कहीं पर भी दिखे तो उसमें आपको उत्तर प्रदेश आंसर करना है। खास करके दुधवा टाइगर रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश टिक करना है। इसके बाद में देखो उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करी जाए तो लगभग 25 के आसपास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, लेकिन सब कुछ नहीं पूछा जाता है। आपको बहुत लिमिटेड और सटीक तरीके से पढ़ना होता है। ये मैं वो करवा रहा हूँ जो पिछले 5 से 10 सालों में ज़्यादातर ये वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पूछे गए हैं। जैसे कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रिसेंट में एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था,
बखीरा सेंचुरी, बखीरा सेंचुरी कहाँ पर है? आंसर मिलेगा आपको यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ये सब मिलेगा, तो यूपी में है। चंद्रप्रभा बहुत ही फेमस है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर यूपी से बिलोंग करते हो तो जिले का नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको जिले का नाम पूछा जाएगा। इसके बाद में है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये अमरोहा बिजनौर में है। इसके बाद में है कैमूर सेंचुरी, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद में जो आपका किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। महावीर स्वामी सेंचुरी ये ललितपुर में स्थित है। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा और इटावा में स्थित है। एक ये नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये उन्नाव में स्थित है। इसके बाद में देखो रानीपुर सेंचुरी, ये कहाँ पर है? बांदा और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद में सैंडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में, ये वाला प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सैंडी बर्ड सेंचुरी हरदोई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर उसके बाद में है सोहागी बारवा सेंचुरी महाराजागंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सुहेल, इसके बाद में ये वाला है सुहेलवा सेंचुरी बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती जिले में स्थित है। सुर सरोवर, सुर सरोवर कई बार पूछा गया, सुर सरोवर, सुर सरोवर सेंचुरी आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये लिस्ट है, आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन 5 सालों में सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुए हैं उनको ही यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। आई होप आपको इसको तैयार करना होगा। इसके बाद में यूपी में कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं उसको बता लेते हैं। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे यूपी में सफारी कहाँ पर, लॉयन सफारी कहाँ पर है, लॉयन सफारी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, तो लॉयन सफारी जो यूपी का है वो इटावा, इटावा, इटावा में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और यूपी के डैम्स की बात करी जाए तो रिहंद डैम, या जिसको गोविंद बल्लभ डैम के नाम से जानते हैं, ये भी यूपी में है। इसके बाद में माता टीला डैम यूपी में है, बेतवा नदी पर बना है। राजघाट डैम ये भी बेतवा नदी पर है, यूपी में स्थित है। राजघाट के नाम से आप लोग कंफ्यूज मत होना, एमपी में भी एक जगह है राजघाट, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये बेतवा नदी पर बना हुआ यूपी का एक डैम है। दोस्तों भारतीय सेना में एक टुकड़ी है जो कि पैदल सेना के नाम से जाना जाता है। तो पैदल सेना जो होती है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पैदल सेना जो है, जिसको पैदल सेना, वो भारत के पास में है। और इसका रोल अगर आपको समझना है तो 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका भी आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। पहले ये समझो क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन बना है कि भारतीय सेना किस दिन को पैदल सेना दिवस यानी कि इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। तो आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर को। हर साल 27 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है, जिसको पैदल सेना दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि पैदल चलकर लड़ाई को लड़ता है। अब इसकी कहानी आपको समझनी है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। पहले तो ये समझो कि हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे यानी कि पैदल सेना दिवस मनाया जाता है, और इस बार वर्ष 2020 में हम लोग इन्फेंट्री डे का 74वां डे मना रहे हैं। 74वीं बार इसको हम लोग मना रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इन्फेंट्री डिवीज़न यानी कि पैदल सेना भारत के पास में है। और 27 अक्टूबर, चूँकि ये इसका दिन है, 27 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, तो 27 अक्टूबर को ही पैदल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि बहुत ध्यान से समझना। देखो, अक्टूबर 1947 का दोस्तों महीना चल रहा था, और तो दोस्तों जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया था, अक्टूबर 1947 का समय चल रहा था, तो हुआ क्या था कि पूरा भारत तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन भारत में 3 ऐसी बड़ी बड़ी रियासत थीं, 3 ऐसी बड़ी बड़ी रियासत थीं जिन्होंने अपने घुटने नहीं टेके थे, जिन्होंने मना कर दिया था कि वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब वहाँ पर क्रिएट हुई तो क्या किया गया कि इन 3 रियासत में से एक रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर। मोहम्मद अली जिन्ना की इस पर नज़र थी, वो इसको लेना चाहते थे। पाकिस्तान की बराबर इस पर नज़र थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या था कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी हिंदुओं के कंपैरिजन में।
तो जम्मू कश्मीर के उस समय के जो रियासत को देख रहे थे महाराजा हरी सिंह, ये उस समय वहाँ के शासक हुआ करते थे। तो पाकिस्तान ने एक साजिश गढ़ी। पाकिस्तान ने क्या किया, एक साजिश गढ़ी। उसने अचानक से जबरन जम्मू कश्मीर को अपने हथियाने की कोशिश करी, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय तक भारत का हिस्सा नहीं बना हुआ था। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि उसी पाकिस्तान के एरिया में रहने वाले जो कबायली पठान होते हैं उनको उकसा दिया कि वो भारत के जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दें, और लगभग 5,000 कबायली पठान जो थे, जो कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा समर्थन किया गया था जिनका, उन्होंने कश्मीर में अचानक से घुसपैठ कर दिया। तो जब उन्होंने घुसपैठ कर दिया तो जो उस समय के जम्मू एंड कश्मीर के शासक थे महाराजा हरी सिंह, वो परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, भारत सरकार से मदद मांगी कि हमको आपकी मदद चाहिए कश्मीर को बचाने के लिए। उसी समय पर उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए थे डॉक्यूमेंट्स पर। तो फिर क्या हुआ कि इंडिया ने क्या किया कि इनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और भारतीय वायुसेना ने अपने जो पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं उनको भेजा वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। और 24 अक्टूबर को यहाँ पर ये जो कवालिये थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था 24 अक्टूबर को, इनको भारतीय सेना के जो पैदल सैनिक थे उन्होंने इनको इस चंगुल से छुड़ाने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को मुक्त करा दिया था जम्मू एंड कश्मीर को। तब इसी वजह से 27 अक्टूबर को ही ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पैदल सेना का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा रोल था। दौड़ा दौड़ा कर हमने पाकिस्तानियों को मारा था। इस वजह से 27 अक्टूबर को हर साल भारतीय सेना इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल भी आप बिना कुछ सोचे समझे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ही शानदार कंटेंट देंगे, आपके बराबर किसी का जीके नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक है जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, स्टोरीज फ्रॉम द 1984। पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में चल रही है जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है सरबप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरबप्रीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे पूरे देश में, उस पर ही सिख नरसंहार को लेकर ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक का अगर कवर देखेंगे तो देखो लिखा है सरबप्रीत सिंह, पेंगुइन प्रोडक्शन ने इसको लॉन्च किया है। पुस्तक का नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, स्टोरीज फ्रॉम 1984, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो दोस्तों, हाल ही में पोलैंड देश में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। इस चीज़ की जानकारी अमिताभ बच्चन में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस चीज़ की जानकारी देते हुए उन्होंने एक फ़ोटो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पोलैंड शहर में एक चौराहे का नाम उनके पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हरिवंश राय बच्चन जो एक कवि थे, और उनकी सबसे अच्छी कामों में एक था, उनकी कृति थी जिसका नाम था मधुशाला। चूँकि दोस्तों पोलैंड देश में किया गया है, तो पोलैंड देश के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। वहाँ की कैपिटल है वार्शाव। पोलैंड के बारे में समझते हैं, वहाँ की कैपिटल है वार्शाव। प्रेसिडेंट का नाम है एंड्रेज डूडा, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, एंड्रेज डूडा। करेंसी का नाम है पोलिश जॉटी, ठीक है, ये वहाँ की करेंसी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कैपिटल और प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछा जा सकता है। पूरे वर्ल्ड के मैप पे पोलैंड कहाँ पर स्थित है? पोलैंड एक यूरोपियन देश है, पहली बात तो ये है। और ये कहाँ पर स्थित है? यूरोप में। आप देख सकते हैं ये जो आपको रेड कलर से एक देश दिख रहा है, यहाँ पर है पोलैंड। एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इसका लोकेशन, अदरवाइज आपसे इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे, इंटरनेशनल एनिमेशन डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हर साल 28 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है। इसमें देखो लिखा है इंटरनेशनल एनिमेशन डे 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार 19वां इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया गया है।
दोस्तों अभी भारतीय सेना के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारतीय डिफेंस को थोड़ी सी और मजबूती मिल रही है, क्योंकि अक्टूबर 2020 में भारत और किस देश के बीच में BECA समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में BECA समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप लोग दोस्तों देखेंगे, इसमें देखो लिखा है ये भारतीय अमेरिकन डिफेंस और इंडियन डिफेंस की तरफ से जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस चीज़ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। लिखा है इंडिया US साइन मेजर डिफेंस पैक्ट BECA। ठीक है, तो ये यहाँ पर साइन किया है। अब ये जो BECA है ये है क्या, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा वो समझते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ अगर हम लोग चलें तो BECA का मतलब होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। BECA का मतलब होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होगा, जैसे जिस प्रकार से GPS काम करता है, GPS जिस प्रकार से GPS काम करता है जिसमें कि हम लोग किसी भी क्षेत्र की लोकेशन को एग्जैक्टली जान सकते हैं, GPS से भी अच्छे तरीके से लोकेशन हम लोग जान पाएंगे BECA समझौते के तहत। इसमें क्या होगा, अमेरिकी सेना द्वारा इस यूज़ किए जाने वाले जो कॉन्फिडेंशियल जो लोकेटर होते हैं उसका एक्सेस भारतीय सेना को दिया जाएगा, भारतीय डिफेंस को दिया जाएगा। तो हम लोग जो भू स्थानिक डेटा होता है उसका और सटीक तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और सटीक इसका यूज़ हम लोग कब कर पाएंगे, जैसे हमें किसी देश पर मिसाइल दागनी है तो हम एग्जैक्टली ये जान पाएंगे कि किस जगह पर हमको मिसाइल दागनी है, या फिर हमको ड्रोन का इस्तेमाल करना है तो ड्रोन को हम किस दिशा में कैसे भेजेंगे। इन सब का जो एग्जैक्टली डेटा है वो BECA के द्वारा भारतीयों को एक्सेस दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। तो भारत के लिए बहुत बड़ी बढ़त है। और इसका आंसर देखो, भारत और अमेरिका के बीच में BECA साइन किया गया है। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था। क्वेश्चन बनेगा कि अल्फा कॉन्डे को हाल ही में तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा गिनी। एक देश है जिसका नाम है गिनी, वहाँ पर उसके प्रेसिडेंट के तौर पर अल्फा कॉन्डे को एक बार फिर से तीसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं गिनी प्रेसिडेंट अल्फा कॉन्डे विंस थर्ड टर्म, यानी कि तीसरी बार के लिए इनको ये गिनी देश का झंडा है और ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अल्फा कॉन्डे, जिनको हाल ही में तीसरी बार चुन लिया गया है। अगर हम लोग गिनी देश के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल है क्रोनेक्री और करेंसी का नाम है गिनियन फ्रैंक, ये वहाँ की करेंसी हो जाएगी। पूरे वर्ल्ड के मैप पे गिनी देश कहाँ पर स्थित है ये आप देख सकते हैं। ये आपको इस जगह पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये है वो देश जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों चूँकि इस समय देश में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ाने का काम चल रहा है, किसी तरीके से उनको बढ़ाया जाए, तो अभी क्या हुआ है कि किस संगठन ने BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ SMEs को एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए साझेदारी करी है। तो ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनको इस एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए हाल ही में BSE ने ICCI के साथ में एक समझौता किया है, जिसमें क्या होगा, ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं इनको एक्सचेंज में सूचीबद्ध करेंगे तो उसके लिए काम किया जाएगा। तो ICCI के साथ में साझेदारी BSE ने करी है। अब ये ICCI क्या है, जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं वो समझें। यहाँ पर इसका नाम ऐसा है कि इंग्लिश में ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा। इन्वेंटिप्रन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, नाम देख लेना इसका, इन्वेंट्रीप्रन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये इसका फुल फॉर्म है। इसी के साथ में BSE ने एक समझौता किया है, BSE प्लस ICCI, और ये दोनों मिलकर क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे SME जो होती हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती हैं, उनको एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाएंगे।
बीएसई के बारे में जानते हैं। इसकी लोकेशन है मुंबई। चेयरमैन का नाम है विक्रमजीत सेन। एमडी एंड सीईओ का नाम है आशीष कुमार चौहान। आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला करेंगे। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए एक विश्व दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 27 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज यानी कि ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है हर साल 27 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग वर्ष 2020 के इसकी थीम की बात करी जाए तो योर विंडो टू द वर्ल्ड, ये इसकी वर्ष 2020 की थीम हो जाएगी। दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पूरे जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो पहला प्रश्न देखो क्या बना है कि अक्टूबर 2020 में भारत और किस देश ने BECA पर साइन किया है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है कि HDFC बैंक का जो नया CEO है वो शशिधर जगदीशन को बनाया गया है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन बना था कि अल्फा कॉन्डे को हाल ही में गिनी देश का प्रेसिडेंट बनाया गया है। उसके बाद में हमारा प्रश्न बना था कि BSE के साथ में SME ने ICCI के साथ में समझौता किया है। उसके बाद में PM स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया है। उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ये बनाया जाता है 27 अक्टूबर को। उसके बाद में हमने पढ़ा था पैदल सेना दिवस, ये भी 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, ये जो पुस्तक है इसको सरबप्रीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन था कि हरिवंश राय बच्चन का नाम एक चौराहे के नाम पर रखा गया है, एक चौराहे का नाम रखा गया है, तो ये कौन से देश में? पोलैंड देश में की घटना है। उसके बाद में आगे चलते हैं कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की लिस्ट में वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में किस कंपनी ने टॉप किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।